जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी सीरीज का एमसीक्यू सीरीज का ये अगला पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज नंबर 47 है। इसके पहले हमने लगभग 46 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और कुछ वीडियो लास्ट वीडियो से आपका काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है। सो इसके लिए बिग बिग थैंक्स टू यू। और लगातार मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी मेहनत और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। इसी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। इस बार मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी ला रहा हूँ अलग अलग रिसोर्सेज से, जिसमें एनईपी के टॉपिक्स में हर एक प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मेंशन करता हूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ओरिएंटेड आपका ये प्रैक्टिस सेट रहे। तो देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवा एवं शिक्षा एक कार्यक्रम है जो किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये प्रोग्राम है, आपको पता होगा। ये एनसीएफ 2022 में भी इसका वर्णन दिया गया है और इसको एनईपी में भी इसको मेंशन किया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए है। इसका मतलब जब बच्चे जो 3 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं, जो बाल वाटिका 1, 2, 3 में एंटर करते हैं, उनके लिए है। तो ये किस पर फोकस करता है? तो ये फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के समग्र विकास पर फोकस करता है। क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक और चीज, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन सेंटर की बात करें तो आपको पता होगा आंगनबाड़ी, उसको जो आप जानते हैं किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं, स्टेटों में पाई जाती है, आज जिलों में भी रहती है। तो आंगनबाड़ी को ही कहा जाता है क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर, जहाँ पर बच्चे की प्री प्राइमरी की पढ़ाई होती है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक आपसे मैं होप करता हूँ कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखें एनईपी से, जरूर उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो कौन सा कथन सही है? प्री प्राइमरी से ग्रेड 12वीं तक के स्कूलों के सभी स्तरों को यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है कि बच्चों को एक्सेस मिले हर एक क्लास में और बिना किसी रुकावट के। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा 3 वर्ष की उम्र से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में फिर से तैयार किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में। तो आपको पता है कि एमएचआरडी का जो है नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों जो आपके ऑप्शन है ये क्या हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि भारतीय भाषाओं और लैंग्वेज को प्रमोट करने से रोक रहा है? कौन सा ऑप्शन है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो यदि इस तरह की स्थापना हो रही है तो उससे कहीं रुकेगा नहीं, हमें पता है। आगे देखते हैं, साहित्य और शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में संकुचन। हाँ, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। किस प्रकार की? जो हमारे कल्चर को और हमारे लिटरेचर को जो क्या करती हैं? पढ़ाती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में लगातार क्या हो रही है? कमी आ रही है, संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। आगे देखते हैं, भाषा और साहित्य का अध्ययन करने के लिए सभी उम्र के लोगों को छात्रवृत्ति, तो ऐसा होना चाहिए। लोगों रोजगार के अवसर के रूप में भारतीय भाषाओं को दक्षता को बढ़ावा देना, ऐसा होना भी चाहिए। तो प्रश्न ये था कि कौन सा महत्वपूर्ण कदम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल में ड्रॉप आउट स्तर या स्कूल छोड़ने की कम करने के लिए कौन सी पहल की जाएगी? What are the initiatives that will be undertaken to curtail the dropouts in the school? तो कर्टेल लिखा है कि इसको रोकने के लिए, आपको पता है इसके 2 रीज़न हो सकते हैं स्कूल को ड्रॉप आउट करने के लिए। एक स्कूल लेवल पर कि कोई टीचिंग में दिक्कत यदि जा रही है, दूसरा उसके बैकग्राउंड पर, उसके घर में कोई दिक्कत ऐसी जा रही है। तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए प्रभावी और पर्याप्त संरचना प्रदान करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम अच्छा उसे प्रोवाइड करा देंगे
साथ साथ में उसके अधिगम का स्तर पता लगा लेंगे। तो हाँ, ये दोनों यदि कमियां हैं, ये दोनों कमियां हम दूर कर दें, दोनों चीजें, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट स्तर को हम कम किया जा सकता है। ये दोनों पहल की जाएंगी। ये एनईपी में क्या है, मेंशन है, एनईपी के क्वेश्चन है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनईपी द्वारा कौन सी पहल की सिफारिश नहीं की गई है? तो किसकी रिकमेंडेशन एनईपी में नहीं दी गई है? आपको बताना है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रारंभिक अध्ययन, बिल्कुल पायलट स्टडी होनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन की। डिजिटल संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी सिफारिश नहीं की गई है? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, तो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि कम से कम 50 घंटे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। या आप याद रख लीजिएगा, किसको, टीचर्स को। टीचर्स की ट्रेनिंग साल भर में कम से कम 50 घंटे होनी चाहिए। अवधारणाओं सीखने का एकल नमूना, सिंगल मॉड्यूल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ये गलत उत्तर हो जाता है कि लर्निंग कॉन्सेप्ट का कोई सिंगल मॉडल नहीं है। आप बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, अलग अलग उनकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें खुद ही तय करना पड़ता है लर्निंग मॉडल्स। तो क्या है, एकल नहीं है, इसलिए क्या है, इसकी सिफारिश नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। आपको पता होगा क्या है, हेरिडिटी है, फिजिकल कंडीशंस हैं, सोशल कल्चर कंडीशंस हैं। ये उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मेंटल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका सीखना परिपक्वन या सीखना परिपक्वन दोनों। तो मानसिक वृद्धि और विकास भूमिका को निभाता है सीखना और परिपक्वन, लर्निंग और मैच्योरेशन जो है दोनों भूमिका निभाते हैं मानसिक वृद्धि में और विकास में। आगे देखते हैं। जीव के विकास तथा वर्धन को पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। तो मैच्योरेशन क्या कहलाता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये किसने, ये मनोवैज्ञानिक हल हुए हैं, आपको याद रख लेना है। कई बार जो फैक्ट क्वेश्चन है उन्हें आपको याद ही करने पड़ते हैं, आपको पता है। ये डेफिनेशन जो है एक साइकोलॉजिस्ट हल ने दी है या मैच्योरेशन की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है, कौन सा डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है? तो आपको पता है कि सेफलोकॉर्डल सिद्धांत क्या है, विकास नीचे से ऊपर होता है। क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि विकास का सिद्धांत जो है ऊपर से नीचे की ओर है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर, थोड़े से शब्दों का हेरफेर हो जाएगा और उसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या कहलाता है कि विकास, पेशी विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये सही है। तो कौन सा सही है, एक दो, केवल एक या केवल दो? आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था में बालक का विकास डैश डैश होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड रीच, पढ़ने के लिए होता है कि उच्च दर्जे का, समस्याग्रस्त होता है, आसान जीवन? तो ये पैरामाउंट, एकदम हाई स्टेज, उच्च दर्जे का विकास पहुंच जाता है किसमें, किशोरावस्था में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजीकरण, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया समाजीकरण का, बस लैंग्वेज अलग अलग चेंज हो जाती है, तो हमें हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? समाज जो करण है, समाज के कामकाज निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फंक्शनिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। नियमों, आदतों, मूल्यों की सीखने की प्रक्रिया, जिसमें एक व्यक्ति जो है संबंधित होता है, चाहे परिवार, दोस्त, ये भी ठीक लग रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति के जो होता है, जनरेशन में क्या जाता है, ये पास होता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जब भी तीनों पॉजिटिव आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, समाजीकरण जैसा क्वेश्चन आए, तो उपरोक्त सभी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। और इस तरह के जरूर बहुत सारे आपके प्रश्न आएंगे जिसमें आपके ऑल ऑफ द एबव ऐसे आपके ऑप्शंस रहेंगे। उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो व्यवस्थित क्रम का पालन करते हैं। रेफर टू द चेंजेस दैट फॉलो द ऑर्डरली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का पालन करते हैं। बड़े पैमाने पर आनुवंशिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है वो चीज। और वृद्धि विकास में क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कॉमनलिटी, समानताएं प्रदान करती है। अब देखिए, वृद्धि विकास में वो समानताएं पैदा करती है, तो वृद्धि विकास तो होगा नहीं, वो स्वयं थोड़ी होगा वो।
और एक ऑर्डर का पालन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा वो एक परिपक्वता है जो क्या करती है, एक क्रम का, सीक्वेंस का पालन करती है, और किसके द्वारा, हेरिडिटी द्वारा निर्धारित होती है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक समानता पैदा करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार हम ऐसे एलिमिनेट करके लॉजिकली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपसे हर एक मेथड बनना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको फाइनली किसी ना किसी तरह से, किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन हमारा सही करना है और हमें मार्क्स अच्छे से अच्छे एग्जाम में लाने हैं। एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे जिससे उसे नुकसान हो सकता है, मतलब कि कोई ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी करता है। इसके अलावा उसे आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब, ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया उसने। तो स्टैनली हॉल के अनुसार छात्र का विकास किस अवस्था में है? ये तो है स्टैनली हॉल के अनुसार, आप तो खुद ही बता सकते हैं बिना उसके जाने कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा है। तो यदि ये सब चीज़ें शुरू हो गई तो आप बताइए किस अवस्था में होगा? तो वो होगा एडोलेसेंस एज में। आपको पता होगा जब किशोरावस्था में बच्चा 12 से अधिक एज का पहुंच जाता है, 12 से 18, तब उसका पीयर ग्रुप जो है वो ज़्यादा उस पर हावी हो जाता है, उसके दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास होना शुरू हो जाता है, दोस्तों के साथ वो पर्सनल बातें शेयर करता है, और यहाँ पर संगति का असर बहुत पड़ता है। जिस प्रकार से उसे दोस्त मिलते हैं तो उस हिसाब से उसमें चेंज आने शुरू हो जाते हैं, गलत या फिर अच्छे। विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों को सोचने में सक्षम होने पर, यहाँ पर कम होना चाहिए, पर कम ही अमूर्त रूप में सोचने में सक्षम होते हैं। मतलब अवस्था हमें बतानी है कौन सी प्रक्रिया है, कि बच्चे शाब्दिक रूप में पहले सक्षम होने शुरू होते हैं, उसके बाद अमूर्त रूप में। तो ये बाल्यावस्था में अवस्था होती है, आपको पता है ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। कि बच्चे पहले शब्दों का अर्थ सीखते हैं, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग सोच करते हैं। तो विकास का एक किस तरह का क्रम है? ये किस तरह का क्रम है? अमूर्त है, क्रमिक है, जैविक है, भिन्न है। तो आपको पता होगा कि विकास कैसी है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आपको याद रखना है, आपको प्रश्न से पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को भविष्य के व्यवसाय पदों, सामाजिक संबंधों के रूप में क्या बनाया जाता है? सामाजिक बनाया जाता है। What is the process by which someone is continuously socialized for future occupations, positions and social relations? आपने पढ़ा होगा प्रारंभिक और माध्यमिक, प्रारंभिक या फिर द्वितीयक, इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन, जो परिवार में शुरू होता है, जो समाज में या स्कूल में शुरू होता है। लेकिन एक और समाजीकरण का जो प्रकार बताया था किसने? एक हुए हैं रॉबर्ट के मार्टिन, ये हुए हैं। इन्होंने किसको? प्रारंभिक समाजीकरण का कॉन्सेप्ट एक दिया था, और इन्होंने बताया था कि प्रारंभिक समाजीकरण में बच्चे जो हैं ये सब भविष्य के व्यवसाय, पदों, सामाजिक संबंधों के लिए सोचने लगते हैं। तो ये कौन सा है? प्रारंभिक समाजीकरण हो जाता है, जिसके बारे में ये सोचने लगते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वबंध परिचय वाले किशोरों का निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण सही है? तो फोर क्लोज आइडेंटिटी इज करेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्वबंध क्या कहलाते हैं। वे बच्चे होते हैं जो एक कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट मतलब कोई काम करने के लिए, आपने डायलॉग सुना होगा कमिटमेंट करना। तो कमिट मतलब एक प्रण लेना किसी काम करने के लिए, बस उसके ऑप्शन नहीं सोचना कि ये नहीं होगा काम तो हम क्या सोचने के, कोई अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट ना सोचना, इस तरह का यदि है उसमें गुण, तो वो कैसे होंगे? वो फोर क्लोज्ड आइडेंटिटी वाले क्या हैं? बच्चे हैं। उनके बारे में कौन सा सही है? प्रयोग करना, सक्रिय रूप से विकल्पों की खोज करना, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव खोज नहीं करते वो, तो ये गलत हो जाएगा। अनुभवों, संकट को हल करना, निश्चित व्यक्तिगत व्यवसायिक प्रतिबद्धता को बनाना, ये हो सकता है। प्रतिबद्धता बनाना और अपने माता पिता के अन्य सामाजिक सत्ताधारी दृष्टिकोण को अपनाना, यही इसका सही उत्तर है। कि वो क्या करते हैं कि मेक कमिटमेंट्स एंड अडॉप्ट देयर पेरेंट्स, अदर सोसाइटी अथॉरिटी व्यू पॉइंट भी वो लेते हैं अपनी कमिटमेंट के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं? ये पूर्वबद्ध परिचय या फिर फोर क्लोज आइडेंटिटी वाले एक बालक हैं। आपको ये नया क्वेश्चन मिला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन बच्चे के विकास के बारे में गलत है? तो ये आपने बहुत पढ़ रखे हैं, कौन सा ये एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है। शैशवावस्था में तीव्रता से बढ़ने वाली अवधि है, बिल्कुल ठीक है ये। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की संवेदनशील अवधि है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है।
पूछा गया है कौन सा गलत है। उत्तर बाल्यावस्था को खिलौने की उम्र के रूप में माना जाता है, ये उत्तर आपका गलत हो जाता है। आपको पता है जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको माना जाता है टॉय एज, तो ये क्या है, ये उत्तर बाल्यावस्था, इसीलिए ये क्या है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत है। किशोरावस्था को क्या करा जाता है, एक क्राइसिस स्टेज के रूप में माना जाता है, संकट माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। एक सिद्धांतवादी बेकन के अनुसार, बेकन हुए हैं एक थ्योरिस्ट, तो एडोलेसेंस इज अ होल, तो एडोलेसेंस को उन्होंने क्या कहा है, राजनीतिक घटना, एक फिलोसफिकल या सोशल या कल्चर, ये इसको कहा है सोशल इंसिडेंट कहा है, क्योंकि मेनली सोशल होना वो तभी शुरू करता है किशोरावस्था में, माता पिता से थोड़े उसके विचार अलग होने शुरू हो जाते हैं, इसको लेकर विवाद भी होते हैं, है ना, और पीयर ग्रुप को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है अपने फ्रेंड्स को। आगे देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह शैशव बाल्यावस्था में शुरू होता है। बिल्कुल आपको पता है प्राइमरी सोशलाइजेशन कब शुरू होता है, उसके फैमिली से, परिवार से, ये मैंने आपको बता रखा है, फैमिली से आपका प्राइमरी शुरू होता है। दूसरा माध्यमिक समाजीकरण तब से शुरू होता है जब वह बाल्यावस्था में चला जाता है, तो स्कूल में या फिर पीयर ग्रुप में क्या शुरू होता है, ये आपका सेकेंडरी जो है समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो ये दोनों सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट, जो मैं उम्मीद होप करता हूँ कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ जो समझाने की। तो ज़रूर लाइक करिए हमारी वीडियोस को यदि आपको कंटिन्यू हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं और आपको हेल्प मिल रही हो पेडागोगी वाले पोर्शन में। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है किशोरों का, उसके बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स, बिल्कुल ये तो विकास होता है आपका। शारीरिक क्रियाओं योग्यताओं में वृद्धि, ये भी होता है। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो गलत क्या है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, इसमें होना है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होता है किशोरावस्था स्टेज में, बॉडी प्रोपोर्शन सेम रहना मतलब कि हाइट भी बढ़ रही, हेल्थ भी बढ़ रही, लेकिन आपको पता होगा किशोरावस्था में जब आपने कभी 9th 11th आपके छोटे भाई बहन रहे होंगे, तो उनकी अचानक हाइट में क्या होता है, ग्रोथ होता है, हाइट में ग्रोथ होता है, उनकी उतनी हेल्थ में नहीं ग्रोथ होता है, वो हेल्दी नहीं होते, लेकिन हाइट अचानक से बढ़ने लगती है जब किशोरावस्था में होते हैं, तो प्रोपोर्शन तो चेंज हो ही जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, जो थॉर्नडाइक का एक थ्योरी है, कौन सा है, इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो क्या है, तो इसमें थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, जो प्रभाव के नियम है, प्रभाव दो तरह के बताए हैं, यदि कोई कार्य करने में, उसको किसी क्रिया अनुक्रिया को करने में सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, तो आप क्रिया को क्या करोगे, दोहराओगे, ठीक है, दोहराना। और दूसरा सेटिस्फेक्शन यदि नहीं मिलता है तो आप उसको नहीं दोहराओगे, बस ये सिद्धांत है आपका प्रभाव के नियम का। तो यदि आप कार्य को दोहराओगे इसका मतलब प्रभाव के नियम है, तो जनरली क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, यदि स्कूल एजुकेशन में देखें, है ना, आपका कंट्रोल रहेगा इमोशंस पे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, तो क्या नहीं होगा, अपराधी बालकों का उपचार जो है, यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट ऑफ, ये लिखा हुआ है डेलिक्वेंट्स, ये नहीं होगा, ये तो ये थॉर्नडाइक का जो नियम है इसका ये महत्व नहीं होगा, अपराधी बालकों का उपचार, और बाकी जो चीजें हैं ये महत्व रहती हैं, जो प्रभाव का नियम है थॉर्नडाइक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे की मदद नहीं करता। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, बच्चे उन संगति में सबसे अच्छा सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि उनकी बुद्धि से कम होती है, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। कठिन प्रश्नों को हल करने में मदद नहीं करता, ये भी नहीं है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल ये एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि सांस्कृतिक सामाजिक या सोशल कल्चरल थ्योरी जो दी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, उसमें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है। कहीं भी कोलैबोरेटिव आएगा वर्ड ये वाला शब्द या सहयोगात्मक, वहां पर बच्चों के ग्रुप से रिलेशन है। आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें टाइप्स ऑफ पेडागॉगी बताऊंगा। 5 टाइप्स ऑफ पेडागॉगी आपकी होती हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म होती है ना, आपका कोलैबोरेटिव होती है, इंटीग्रेशन होती है, और 2 और होती हैं आपका, एक रिफ्लेक्टिव होती है। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जरूर वीडियो लाऊंगा जब भी मुझे आप टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं केंद्रीय विद्यालय में एक परमानेंट टीचर हूँ, और स्कूल के बाद जितना भी टाइम मिलता है मैं अपना 100% देता हूँ कि आपके लिए यूट्यूब वीडियोस लाऊं जो आपकी एग्ज़ाम पूरी ओरिएंटेड हो और आपको जो हेल्प करें एग्ज़ाम टाइम में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अधिगम में पुनरावृत्ति संबंध को मजबूत कर सकती है। रिपीटिशन इन लर्निंग जो है स्ट्रेंथन द कनेक्शन एंड disuse can weaken the connections, a classroom implication of which of the following theory। मजबूत कर सकती है और अनुप्रयोग संबंध को कमजोर कर सकता है। अनुप्रयोग, पुनरावृत्ति जो है मजबूत कर सकती है, लेकिन जो अनुप्रयोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो यह जो सिद्धांत है किस सिद्धांत का कक्षा निहितार्थ है, ये बताना है। प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत जो है, तो और अधिगम अन्वेषण विधि, क्रिया प्रसूत और शास्त्रीय अनुबंधन, तो ये जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। आपको पता है किसने दिया है ये जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। बाकी आप यदि क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग देख लेंगे तो ये किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। और आपका शास्त्रीय अनुबंधन देखें तो इयोन पावलाव ने दिया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्रों और शिक्षकों के बीच सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए। कहीं भी आपको सिर्फ दूरी वर्ड नहीं आएगा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच दूरी होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट कैन मूव द डिग्निफाइड मैनर। हाँ, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी अभी देख लेते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच व्यक्तिगत समस्याओं का आदान प्रदान जिससे नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत समस्याएं भी आपको छात्रों की सुननी होती हैं, क्योंकि वो भी इफेक्ट डालती हैं छात्रों की, बच्चों की लर्निंग में। यदि छात्र अवहेलना करता है, अवहेलना का मतलब वो डिसएग्रीड या बात नहीं मानता है आपकी, तो शिक्षक आहत नहीं होगा यदि सम्मानजनक दूरी है, तो ऐसा तो नहीं है। शिक्षक और छात्र खुश रह सके इसीलिए दूरी होनी चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक और छात्रों के बीच अंतर संबंध जो है, इंटरेक्शन सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ सके। बिल्कुल, कि हमेशा एक सम्मान भाव रहे और जिससे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो सम्मानजनक तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ये वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप नहीं है टीचिंग का अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ टीचिंग। आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए कि स्टेजेस क्या रहते हैं सीखने के, कैसे बच्चा सीखता है। तो मैं बता दूं, पहला जो रहता है मेमोरी लेवल रहता है, मतलब बच्चा जो है जो भी चीज़ सीखता है वो उसकी मेमोरी में जाके, स्मृति में जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। दूसरा क्या रहता है, दूसरा कहलाता है आपका बोध या अंडरस्टैंडिंग स्टेज। अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या रहता है, जो उसने सीखा है वो खुद से ही समझता है ना। अंडरस्टैंडिंग उसका अधिगम में अर्थ निकालता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा क्या कहलाता है, तीसरा कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्टिव पेडागॉगी भी होती है। वो क्या रहता है, बच्चा जो है जो सीखा है उसने स्वयं को एक समालोचना या क्रिटिकल तरीके से सोचता है, अपना स्वयं का असेसमेंट करता है। सेल्फ असेसमेंट कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन स्टेज। तो ये 3 स्टेज हैं। तो प्रदर्शन स्तर इसका प्रकार नहीं होता है, जबकि प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन एक टीचिंग का टाइप है, लेकिन यहाँ पर स्टेज ऑफ टीचिंग नहीं है, स्टेज ऑफ टीचिंग नहीं है। ये आपके देखने हैं आपके, बाकी जो है ये स्टेजेस होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। लगातार मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं आपके लिए, कंटेंट अलग अलग जगहों से लाऊं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसीलिए हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं लगातार वीडियोस लाने का।
और थैंक्स भी आपको बोलना चाहता हूँ, लगातार आप हमें प्यार दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।